एवरीवन। पहले तो नेहरू युवा केंद्र को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे आप लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने लाइफ में चीज़ें अचीव की हैं, और आप लोग उन लोगों से आइडियाज़ ले पा रहे हैं कि अपनी लाइफ को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट चीज़, मतलब मैं जब कॉलेज में था मैंने कभी ये चीज़ नहीं की, एंड आई फेल्ट कि मैंने वो मिस किया। संवाद जो होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का। आप लोग यहाँ बैठ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्किल्स को लेके, जॉब्स को लेके, एजुकेशन के पर्पस को लेके आपके अंदर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप ये पूछ रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपना बताऊं, मैं जब कॉलेज में था इस टाइम तक मुझे ये क्वेश्चंस आते भी नहीं थे, एंड आई फील कि मैं इग्नोरेंट था उस टाइम पे इस चीज़ को लेके। और अगर आप में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट शोज़ कि आप कितने एक्टिव हो चीज़ों को लेके। तो इट्स वेरी गुड। एट द आउटसेट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सभी लोगों को जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आज का जो ये थीम है हमारा, परंपरा, कल्चर, संवाद, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जहमारी जो एक सिविलाइजेशन है, हमारा कल्चर है ना, उसमें इंग्रेन्ड है हमेशा से। मैं जब तैयारी करता था तो एक चीज़ मुझे बड़ी यूनिक लगी थी हमारे कल्चर के बारे में, कि अगर आप हमारी सिविलाइजेशन को देखोगे, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखोगे या वैदिक सिविलाइजेशन देखोगे, उसके जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी ना, वो अभी नहीं रही हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कोई भी नहीं रही। ये सिविलाइजेशन हमारी अभी तक कंटिन्यूड है। आप देखो, इन कंटिन्यूटी है। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो गॉड्स हैं, हमारे जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में है। और इंडिया आई थिंक ओनली कंट्री है जिसकी ये सिविलाइजेशन उतने टाइम से कंटिन्यूअस है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो हमारे कल्चर की ओपननेस और ये संवाद का एक मीडियम है ना, वो ही है। जो भी कल्चर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो कल्चर जितना ओपन होता है, जिसमें संवाद को लेके जितनी ज़्यादा ओपननेस होती है, वो उतना आगे बढ़ता है। तो ये एक संवाद का जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि आप आइडियाज़ को जनरेट करो चीज़ों पे। आपको जो डाउट्स हैं उसके बारे में पूछो। हमेशा देखो, लाइफ में जो चेंज लाते हैं ना, वो मास लोग नहीं लाते हैं। आप अगर इंडियन रेनेसांस का देखोगे तो राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। उस टाइम पे जब वो विमेन एजुकेशन की बात करते थे, या उस टाइम पे वो सती के अगेंस्ट में बोलते थे, या वो राइट्स की बात करते थे, तो लोगों को लगता है कि ये बेकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले इंसान थे जो उस तरीके की बात करते थे। और मास जो होता है वो उन्हीं कल्चर को एक्सेप्ट करे रहता है जो कि प्रथा में होता है। तो कभी भी आप लोग के पास जो आइडियाज़ हो, जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकते या ये ठीक नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी से अलग हो, तो ये कभी मत सोचना कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता या आप गलत उस पर चल रहे हो। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मे बी वो आइडिया कहीं ना कहीं जाके फुलफिल हो सकता है आगे जाके। तो ये तर्क कुतर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि व्हेन यू डिबेट, आप कोई आर्ग्यूमेंट देते हो, दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट देता है, उसी से आइडियाज जनरेट होते हैं हमेशा, उसी से सोसाइटी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है। तो ये जो हमारी चीज़ है, ये इस चीज़ को मैं अपना कल्चर मानता हूँ कि ये हमें बहुत पीछे से मिली है, बहुत पुरानी सभ्यता से हमें ये चीज़ मिली है। तो इसको हमें कंटिन्यूस रखना है, कैसे भी करके इसको सेव करना है। आपको बताऊँ, विमेन को लेके आज इतनी सारी बातें होती हैं, उनके संवाद को लेके इतनी सारी बातें होती हैं, उनकी डिफरेंट एरियाज़ में उनकी भागीदारी को लेके इतनी सारी बातें होती हैं। आपके पास हमारी कल्चर में, सोसाइटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि आप देख सकते हैं। सावित्रीबाई फुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने विमेन एजुकेशन पे वर्क किया है। किन सिचुएशंस में आके उन्होंने कैसे कैसे वर्क किया, आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हार्डशिप्स हर एक की लाइफ में होती हैं। जैसे आप बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से लड़के खड़े होके अपने आप को आगे बढ़ना, वो ही एक लाइफ होती है। वरना जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तो लाइफ चलती रहती है, कट जाती है। आप पैदा होते हो, ठीक है, खाने को कहीं ना कहीं से हो ही जाता है,
और ऐसे ही आप चले जाते हो लाइफ से, तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो और कुछ डिसाइड करते हो कि मुझे ये अचीव करना है, तब आपकी रियल लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट होता है और उसमें बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। आप हर स्टेप पे गिरते हो। मैंने फेलियर्स देखे हैं तो आई कैन मतलब मुझे ये पता है कि फेलियर्स जो है हमेशा आपको सिखाते हैं। आप कभी भी नए इनिशिएटिव से डरना मत। कितना भी लोग आपसे कहें कि ये नहीं हो सकता या आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो ये मत सोचना कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप सोचते हो आप वो कर सकते हो और सारी दुनिया भी कहती है नहीं होगा, तब भी आपको स्टेप ले लेना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ह्यूमन विल से दूर है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि इतने हार्डशिप्स होने के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए। एक एस्पेक्ट होता है जो आपने पूछा, किसानों की फसल खराब हो गई, विमेन एजुकेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बता सकता हूँ जो इंश्योरेंस की है, जिसमें अगर फसल ख़राब हुई है तो पैसा मिलता है, और अगर एजुकेशन नहीं है तो किस तरीके से आप, कस्तूरबा भी हैं हमारे प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स हैं, बाकी वो हैं। बट स्टिल आई नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो रीजंस होंगे सिर्फ फेलियर्स को शो करने का। अगर आपने निश्चय कर लिया ना किसी चीज़ का, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है उस चीज़ को लाने से। एंड आई बिलीव कि जब आप डिसाइड करते हो ना कोई चीज़, 50% ऑफ द वर्क इज डन देयर इटसेल्फ। मैं आपको बता दूं, हम लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। इसमें कितने ऐसे लोग होंगे, मेजॉरिटी होंगे, जो ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि उनको क्या करना है लाइफ में आगे बढ़ के। तो इसीलिए उनकी प्रॉब्लम वही सबसे बड़ी चीज़ है। द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे ये करना है एंड यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड उस चीज़ को अचीव करने के लिए, 50% ऑफ द बैटल इज वॉन देयर इटसेल्फ। 50% की बैटल रह जाती है जो कि आपके स्ट्रगल से जीती जाती है, और वो ही आपको लाइफ में खुशी देती है। जब आप लाइफ में टर्न करके देखोगे ना पीछे कि क्या अचीव किया, ठीक है मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ा, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल कोर्स में चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ आपने स्ट्रगल किया होगा, जहाँ आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई चीज़ की होगी, वहाँ आपको खुशी मिलती है, वहाँ आपको लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। तो मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि मतलब किसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहना, और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, वो सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट करती है, देती है, वो सारी चीज़ें हैं, वो पर्पस है उसका, लेकिन आपका अपना विल पावर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, मैं अपना एकेडमिक्स का बैकग्राउंड बताता हूँ। आई वॉज वेरी गुड इन स्कूल स्टार्टिंग तक, बट बीच में मैं बहुत ख़राब हो गया था, तो 11th-12th में इतना कुछ पढ़ा नहीं था। स्टिल व्हेन आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, 11th-12th में मेरी 60% थी, तो मैं जब सिविल्स के लिए तैयारी के लिए खड़ा हुआ था, तब एवरीवन वाज लाइक यार जो टॉपर्स हैं एकेडमिक्स में वो ही सिविल सर्विसेज में क्रैक करते हैं, IITs IIMs वाले वो ही कर पाएंगे, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे आने का। एंड सब लोग ज़्यादातर का यही था, एंड मैंने ही फेल तब तो और ज़्यादा कहते थे कि ये जस्ट वेस्टिंग टाइम, यहाँ क्यों कर रहे हो, इंस्टेड जो तुम्हारे लायक चीज़ है वो कर लो, जॉब देख लो, ये कर लो। बट मतलब आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि मुझे यही करना है, मुझे यही क्लियर करना है, कैसे भी करना है। तो जब उतना गोल की क्लैरिटी आपके दिमाग में होती है, तब सारी चीज़ें ना खुद ब खुद अलाइन होती चली जाती हैं। एंड वो मूवी देखी है शाहरुख खान की, जिसमें वो कहता है कि यूनिवर्स आपको ना उन चीज़ों से मिलाने में लग जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि जब आप एनर्जीज आप भेजते हो ना, सपोज आप कोई गोल डिसाइड करते हो, यू आर सेंडिंग सम एनर्जीज इनटू द यूनिवर्स, एंड दैट यूनिवर्स अलाइन एवरीथिंग इन दैट वे, कि जब आप उसको अचीव करने लगते हो। तो हमेशा अपना गोल ना बहुत क्लियर रखो, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। अगर वो गोल डिसाइड कर लोगे ना, आधी चीज़ें जीत जाओगे। और फिर दूसरी चीज़ आती है फेलियर्स, उनसे कभी मत घबराना। लाइफ में वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे आपको, तो फेलियर्स से मत घबराना और एक गोल सेट कर लो। देयर इज नथिंग इन लाइफ व्हिच यू कांट अचीव। तो नेक्स्ट टाइम मतलब कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। जस्ट वर्क फॉर योर गोल और हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे, है ना। दूसरी चीज़, जैसे कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं। एजुकेशन का ना, पढ़ाई का सबसे बड़ा पर्पस जो रहता है ना, आज हम अगर देखें ना, हो क्या गया है कि हम उसको हमेशा जॉब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं।
लेकिन एजुकेशन का रियल पर्पस आपको एक अच्छा इंसान बनाने का होता है। जॉब उसका एक दूसरा पार्ट होता है जो आप एक सर्वाइवल के लिए करते हो। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन अपने आप से कि क्या आप उस एजुकेशन से सही गलत में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। ये एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस होता है। तो वंस यू गेट इट, उसके बाद बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जॉब्स की प्रॉब्लम पता है हम लोगों के उसमें कहाँ पे है, आप अगर देखोगे तो हम सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हैं, हम अपनी स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं कि किसी तरीके से जॉब मिल जाए। बट जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है ना, किसी एक इंसान को चाहिए होता है चीज़ों को देखने का, वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे। वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो चीज़ फ्लॉ आती है। तो वो विजन से ही आता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई या जॉब्स की बात हुई, जब यू हैव दैट विजन सारी चीज़ों का, तो यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़। कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई क्योंकि इनफॉर्मल था सेक्टर, हमारे रेडी पटरी वाले उन लोगों का बहुत लॉस हुआ। बट डिजिटाइजेशन जब आया तो चीज़ें चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उससे नए चीज़ें खुली, एजुकेशन से लेके और जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ऐसे ही हर जगह ना बहुत सारे वेज हैं जॉब्स लेने के, एंटरप्रेन्योरशिप खड़े करने के, बट वो देखने वाला होना चाहिए कि आप इस जगह ये जॉब क्रिएट कर सकते हो। जब बिल गेट्स बिहार आए थे, वो बहुत सेइंग है, बहुत कॉमन, अगर आप पढ़ोगे कहीं पे, तो भागलपुर से जब वो जा रहे थे एंड ही सॉ के, मतलब ही गेव दिस स्टेटमेंट कि वो जब रोड से निकल रहे थे तो वो रोड पे उन्हें पैसे दिख रहे थे पड़े हुए पूरे टाइम। तो हिज इंटेंशन वॉज नॉट कि रोड पे पैसे लिटरली पड़े थे। द पर्पस ऑफ हिज सेइंग वॉज कि इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि जो सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो बहुत लो हैं हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी में। तो उनको ये था कि यहाँ पे इतने एवेन्यूज़ हैं, बट यू नीड अ विजन, यू नीड दैट ओपन माइंड जहाँ से आप ये सोच सको कि आप चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा पर्पस सिर्फ कहने का ये है कि एजुकेशन अगर आपका वो माइंड खोल दे रहा है तो आप कभी जॉब के लिए नहीं परेशान होगे। तो फोकस ऑन दैट कि यू गेट दैट विजन जो एजुकेशन दिलाना चाहती है आपको। तो लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे भी निकलना है, बीसी है। अगर इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एक दो लोगों का जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। जब ज़रूरत समझ आती है तभी वो आगे स्टेप लेते हैं। तो क्या सर इस चीज़ के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? देखो, मैंने वही कहा ना, कंफर्ट जोन। जब तक आप उस कंफर्ट जोन में रहते हो ना कि ठीक है जॉब हो, ये हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तब तक वो चीज़ नहीं आ पाती जो आप कह रहे हो नेसेसिटी की। उसके लिए आपको एक ओपन माइंड चाहिए जहाँ पे आप इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज़ हो सके। कहीं भी आप अगर देखोगे जो ये इन्वेंशन की बात होती है या ये सारी चीज़ें, वहाँ पे डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जितने लोगों को सुनोगे, दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ओपन्स अप योर माइंड टू न्यू आइडियाज़। ऑलवेज बी रिसेप्टिव टू गुड थिंग्स, टू न्यू आइडियाज़। हम क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ना क्या होते हैं कि बायस्ड होते हैं अपने थॉट्स को लेके। मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है, या मैं जो पढ़ रहा हूँ वही ठीक है। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। और स्टेटस को कभी एक्सेप्ट मत करना। कोई कहता है कि ये ऐसे होता है, चैलेंज दैट स्टेटस को कि नहीं, देयर इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग। दैट्स हाउ इन्वेंशन कम्स आउट ना, तभी वो सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप कंफर्ट हो जाओगे, ठीक है, एप्पल गिरा, न्यूटन ने अगर उसका ग्रेविटी का डिस्कवर किया, तो ये चैलेंज एस्टेब्लिश बेस ना कि ये कैसे हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेटस को में है वो वैसे ही चलती रहती है जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करते हो। तो चैलेंज एवरी सिंगल थिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। कोई आपको कहता है, आजकल विमेन के ऊपर बहुत डिबेट होती हैं कि ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए। इवन इन योर फैमिली इट हैपेंस, मेरी फैमिली में भी होता है। बट मतलब रिस्पेक्टफुल वे में आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, दैट ओपन्स अप योर माइंड। यू क्वेश्चन एवरीथिंग कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। दैट गिव्स यू न्यू आइडियाज़ हर चीज़ को लेके। हमारे इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सोशल, उसमें इतने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत वर्क किया जा सकता है।
कोई भी कंट्री का ना प्रोग्रेस लेवल एक स्टेप वाइज होता है। एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी होती है, वहाँ से जब आप मूव करते हो तो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से आप सर्विसेज में जाते हो, सर्विसेज से आप मास कंजप्शन में जाते हो। तो हम अभी भी काफ़ी बीच वाले लेवल पे हैं। देयर इज मच स्कोप टू मूव अहेड इन लाइफ। तो हम लोगों को ये सोचना कि लाइफ हमारी कंट्री में स्टैग्नेशन आ गया है या इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसमें जो है इन्वेंशंस नहीं हो रहे हैं, तो इसका एक ही रीज़न है कि हम उस विजन को नहीं देख पा रहे। तो हैव दैट विजन इन यू, सारी चीज़ें खुद खुल जाएंगी। सर जैसे किसी के पास मल्टी स्किल्स हैं, मैं अपना बताता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, मुझे वो खेलना भी बहुत अच्छा है, मेरा नेशनल में मेडल था, और मैं कविता भी लिखता हूँ, मेरी वो कॉलेज हो चुकी है, और पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। कोई एक काम भी ना करें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। तो सर गोल का निर्धारण कैसे करें कि मुझे यही काम करना है? देखो, मल्टी स्किल्ड होना ना बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। कैसे? सिंगल थिंग लाइफ में क्या होता है ना कि कीप योर माइंड एक्टिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा आइलैंड, उसकी स्टडी है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंटिनेरियंस हैं, 100+ सबसे ज़्यादा लोग हैं जीने वाले। एंड देयर इज अ रिसर्च के वहाँ पे ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा लोग 100 से प्लस जीते हैं। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ना, जो मेजर चीज़ वहाँ पे है, दिस नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। 60 के बाद जो हमारा एक कल्चर है ना रिटायरमेंट, दिस नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। एंड दे हैव अ सिंपल सेइंग कि जब तक माइंड एक्टिव रहता है ना, तब तक आपके सेल्स एक्टिव रहते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग और यूजिंग योर माइंड ना, वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं और आप डेथ के करीब पहुंच जाते हो। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स आप कह रहे हो ना वो लेते हो, उतना ज़्यादा आपका माइंड एक्टिव रहता है, आप खुद एक्टिव रहते हो, है ना। मैं भी बताऊं तो IAS आने के बाद इसमें क्या होता है, आप रूटीन बेस में चीज़ें करने लगते हो, बट आपको माइंड एक्टिव रखने के लिए चाहिए होता है नए इनिशिएटिव्स ढूंढना, नई नई चीज़ें ढूंढना, है ना। तो मैं अभी पीछे कॉन्सेप्ट सोच रहा था ओल्ड एज रिक्रिएशन होम्स का, मैं यहाँ पे और जो है अलग अलग चीज़ें देख रहा था। तो उसमें क्या होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है। तो ये मल्टी स्किल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको माइंड को एक्टिव रखता है। इसके साथ साथ गोल का क्या होता है ना कि द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ आपका लाई करता है, उसमें क्या होता है ना, आप अपना एक सेट करते हो। आप म्यूजिशियन हो, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आप सारी चीज़ें हो। इसमें क्या होता है कि आप एमेच्योर वे में सारी चीज़ें करते रहते हो। आप ठीक है पियानो बजा लिया, कीबोर्ड बजा लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, बट आपको किक कहाँ से मिलती है? जब यू हैव समथिंग बिग इन योर माइंड एंड आप उसके लिए वर्क करते हो, तब आपको लाइफ में किक मिलती है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और ये होता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद ये चीज़, तो उसके लिए कंटिन्यूस आप वर्क करते हो। तो फाइंड आउट दैट इंटरेस्ट जिसमें आप उस लेवल पे अपने गोल को सेट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ ये सारी जो मल्टी स्किल्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको काम आएंगे। तो फिगर आउट कि वो इंटरेस्ट क्या है आपका, जहाँ पे आप अपने गोल्स को उस लेवल पे ले जा सकते हो जहाँ आप अपनी किक ढूंढ सकते हो लाइफ में इस चीज़ के लिए। दैट्स हाउ यू कैन फिगर आउट। गुड आफ्टरनून सर, आई एम शिवानी प्रजापति। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा हमारा टॉपिक है अपनी परंपरा और विरासत पर, देखा जाए तो आज के जो युवा पीढ़ी है, बहुत ही युवा ऐसी कम पीढ़ी होगी जो हमारे भारतीय इतिहास को बहुत ही कम जानती होगी और प्राचीन इतिहास को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो पीढ़ी है, हमारी विरासत है और उससे रिलेटेड जो भी इतिहास है वो जाने। आज के दौर में मैंने देखा है कि बहुत ही कम युवा होंगे जो झांसी का भी इतिहास कम जानते होंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये कि हमारे जो बुंदेलखंड में है या मतलब और भी कई हैं कि युवाओं के ऊपर ऐसी कुछ मानसिकता है कि अगर कोई फेलियर है तो शायद अच्छे से पढ़ता नहीं होगा या उसका अच्छा किसी फील्ड में पकड़ नहीं है, तो हम लोग को इस तरह मतलब क्रॉस कर दिया जाता है बहुत सी बातों पर। और एक ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो अभी फेलियर है, और मतलब हम लोग को कभी कभी ऐसे मोटिवेशन दिए जाते हैं कि मोटिवेशन ज़्यादातर आप सक्सेस पर्सन के लिए लीजिएगा। और मेरे ख्याल से ऐसा बोलते हैं, एक बार जब मैं अपने फैमिली में ऐसे इस पर चर्चा कर रही थी कि असफलता में ही सफलता का राज है, तो उस पर मुझे बोल दिया गया कि जब जो फेलियर होते हैं उनकी ज़्यादा राय नहीं ली जाती है, जो सफल व्यक्ति होता है उसी की ज़्यादा चर्चा होती है। सर ऐसा क्यों है, ऐसी मानसिकता हमारे बीच क्यों पड़ी हुई है? सेकंड वाले का मैं आंसर देता हूँ पहले। देखो, होता ये है कि देयर इज अ सेइंग कि आपकी बात कोई
तब सुनेगा ना जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो। अदरवाइज रैंडम इंसान आके बोले यहाँ पे, अगर माइक पे कोई बोलने लगे, यू विल नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि मतलब उसके क्रेडेंशियल्स नहीं है उस चीज़ को बैक करने के लिए। बट एक बात मैं बताऊँ, लाइफ लेसन्स ना वो इंसान आपको बेटर समझा सकता है जिसने फेलियर्स देखे हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो आपको लेसन्स बहुत अच्छे दे सकता है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो मैंने वही कहा कि हर एक इंसान से बात करना, माइंड को ओपन रखना, संवाद करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हो। तो ऐसे ही फेलियर्स हो चाहे सक्सेसफुल लोग हों, हमारी सोसाइटी का वो है, ठीक है कि एक सक्सेसफुल इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट एज अ पर्सन आप दोनों से उतना ही इंटरेस्ट ले सकते हो, क्योंकि आपको सीखने को दोनों से मिलेगा। और यही चीज़ के दूसरा इंसान आपको हमेशा कहेगा कि आप फेल अगर हो रहे हो, इट इज़ यू हु नोज कि आप ऑनेस्टली उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो नहीं। अगर आप आंख बंद करके अपने आप से पूछो, सपोज आप कुछ करना चाहते हो, ऑनेस्टली पूछो कि आपने उसमें उतना एफर्ट डाला है या नहीं। अगर आपने उतना एफर्ट डाला है बट स्टिल यू फेल, यू विल बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। लेकिन आपने अगर वो एफर्ट नहीं डाला तो कभी ये हमेशा रहेगा कि मैं कुछ और कर सकता था। तो फेलियर्स आने दो लाइफ में, जितने आते हैं आने दो। आई फील कि वो पर्सन बहुत अच्छा है जिसने स्टेप लिया, फेल हुआ और अचीव नहीं कर पाया, उसके जिसने स्टेप ही नहीं लिया इस डर से कि वो फेल हो जाएगा। तो फेल होते हो, इट्स वेरी गुड, आप एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में कुछ ना कुछ, तो उससे मत घबराना। बट यू शुड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि आप अगर फेल हुए तो यू गेव योर 100%, यू शुड बी ऑनेस्ट विद दैट। तो तब लाइफ में आप सेटिस्फाइड रहोगे कि मैंने अपना 100% दिया, आई लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। दूसरा, फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपको कि हमारी जो परंपरा है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको वो कर सकते हैं। देखो, उसके लिए ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। एज अ पर्सन हमें, अगर आप सोशियोलॉजी में जाओगे तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होता है, सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन होता है, ऐसे ही डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सारे होते हैं। एक बच्चा एक मोल्ड की तरह होता है, क्ले का, उसको कैसे बढ़ाया जाए वो उन इंस्टीट्यूशंस का दायित्व होता है। तो हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब की जिम्मेदारी है इस चीज़ को कि जो गुड थिंग्स है ना हमारे कल्चर की, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करना, कैसे उसको आगे लेके चलना। वो एक सेइंग होती है, जो लोग हिस्ट्री को या अपने कल्चर को याद नहीं रखते वो हिस्ट्री बन जाते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड सेइंग। तो हमेशा हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे झांसी का आपने बोला, इतनी अच्छी वो है हिस्ट्री है पूरी उसकी, तो आप देखो ना, गवर्नमेंट भी एफर्ट करती है, सोसाइटी भी एफर्ट करती है उस चीज़ को प्रिजर्व करने का। आप यहाँ के फोर्ट को देखो, जो यहाँ पूरा लाइट एंड साउंड शो की उसमें हम लोग पूरी हिस्ट्री उसकी थोड़ी सी बताते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी जनरेट करता है उस चीज़ में। तो हमें सिर्फ हिस्ट्री को और अपने कल्चर को इस तरीके से बताना है जिसमें लोग इंटरेस्ट लें। वरना होता क्या है कि कभी कभी हम लोग उसको अच्छे से पुटअप नहीं कर पाते और लोग समझते हैं कि ये बोरिंग कॉन्सेप्ट है चीज़ों का। तो वी हैव टू डिवाइस वे जहाँ से हम उस क्यूरियोसिटी को अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री में लेके आ सके, ताकि लोगों को प्राउड हो सके उस कल्चर को लेकर। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दैट पर्सन रेज्ड हिज हैंड पहले, तो आई थिंक गुड आफ्टरनून सर। हाँ। सर, जैसा आपने बताया कि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है ना सर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गोल्स के रिगार्डिंग सीरियस है जाते हैं, बट ऐसा करने का उनकी लाइफ में फेस आता है जब वो किसी फेलियर को या सेटबैक को फेस करते हैं। तो भारत की जो परंपरा, इंडियन कल्चर है, वो किस तरह उनको इंस्पायर कर सकता है कि वो इस फेज को पार करें और अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ें? देखो, अगर आप हमारा नेशनल मूवमेंट देखो या पुरानी चीज़ें देख लो, वैदिक सिविलाइजेशन भी देख लो, वहाँ पे भी आपको इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पे हमने वो चीज़ें की हैं जो उस वक्त मतलब सोच से भी चीज़ें परे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ोगे डिटेल में, उनका पूरा जो सिस्टम था एक सोसाइटी का, उस टाइम पे हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे जो उन्होंने किया वहाँ पे। तो हमारे लाइफ में, हमारी हिस्ट्री में, परंपरा में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज फेलियर्स, शॉर्टकमिंग्स और हार्डशिप्स के, तब भी हमने वो चीज़ें अचीव की हैं जो कभी ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आज के टाइम पे अगर आप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, हमारे इसरो जो है, आप देखो हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं था।
विक्रम साराभाई थे जिनका एक थोड़ा सा रिसर्च का वो था उनके पीछे, और उन्होंने किस तरीके से पूरा डेवलप किया, आज नासा के बराबर हम लोग को खड़ा किया जाता है इसरो में। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत मिल जाएंगे। हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं इसरो के, आप चंद्रयान तक हम पहुंच गए, और लोग कहते थे कि इंडिया को स्नेक चार्मर्स की कंट्री बोलते थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे। तो विद इन 60-70 ईयर्स, अगर आप अमेरिका का देखोगे 75 में दे गॉट इंडिपेंडेंस, उसमें 250-300 साल हो चुके हैं एंड दे हैव दैट सोसाइटी, और तब जाके वो यहाँ स्टेज पे पहुँचे हैं। हम अपना स्क्रैच से स्टार्ट करके जो हमने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आज हम सेम लेवल पे खड़े हैं। हमारी लॉन्चिंग व्हीकल्स, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखा जाता है हर जगह। तो यू हैव पीपल हियर इन आवर कंट्री हु हैव अचीव्ड एवरीथिंग डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स, है ना। आप हमारे स्ट्रगल मूवमेंट को देख लो, इंडिपेंडेंस के कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमने फेस करी। महात्मा गांधी को ले लो, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आपके सामने। मतलब कितनी बार वो फेल हुए हैं, कितने मूवमेंट्स में वो खड़े हुए हैं और उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं। अंग्रेज़ों ने उनको जेल भेज दिया, सारी चीज़ें कर ली, बट उनको एक था कि उनको स्वराज चाहिए और उनको इस कंट्री को आज़ाद कराना है, एंड ही स्टूड फॉर दैट। तो आपको इस कंट्री से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डिवर्सिटी कल्चर में कहीं नहीं मिल सकती जो इस कंट्री में मिल जाएगी। आपको बस एक चीज़ है कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी, आपके अंदर वो विजन माइंडसेट होना चाहिए उन चीज़ों को खगालने का। आपके लिए कोई परोस के नहीं देगा चीज़ें। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आपको लोग हेल्प कर सकते हैं। तो वो विजन, वो क्यूरियोसिटी अगर माइंड में डेवलप हो जाएगी ना, तो ये सारे जो जॉब्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। मुझे अभी निकलना है। आई फील के मतलब बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आई फाइंड देम वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो, यहाँ पे जितने भी हैं। तो प्रोबेबली विल कीप एक सेमिनार या कुछ टाइप का जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेना मेरे से, जितने भी क्वेश्चंस उस टाइप के हैं तो हम लोग अलग से भी रख सकते हैं। अभी तो मैं निकलना है मुझे। थैंक यू वेरी मच, और आई फील रियली गुड कमिंग हियर।